कैसे हो मेरे प्यारे गुन्नू मुन्नू बच्चों। चलो शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर, बिजनेस स्टडीज क्लास 11th चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है आपका प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इससे पहले देखो हमने सेकंड चैप्टर किया था, बिल्कुल किया था जी। सेकंड चैप्टर के अंदर हमने हर टाइप के प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में समझा था, ये हम समझ चुके हैं कौन कौन से प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे, नाम बता दो। मैम सोल प्रोप्राइटरशिप, यस मैम। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, बिल्कुल बढ़िया मैम। पार्टनरशिप, हाँ जी मैम। कंपनीज, बिल्कुल बढ़िया। ये सारा हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, यस। अब आ जाओ, आज की क्लास में हमें पढ़ना है पब्लिक एंटरप्राइजेस कितने टाइप के होते हैं और ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। देखो पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है। पब्लिक मतलब हम आम लोगों को हम क्या करते हैं, हम चुनते हैं सरकार, हम गवर्नमेंट बनाते हैं। तो पब्लिक गवर्नमेंट बनाती है, तो पब्लिक एंटरप्राइजेस आपकी वो सारी एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट की होती है, मतलब कि सरकारी नौकरियां जहां पे निकलती हैं, आपके गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जिनको सरकार रन करती है, गवर्नमेंट रन करती है। समझ में आया। देखो पब्लिक एंटरप्राइजेस आर ऑल दोज एंटरप्राइजेस जो ओन्ड करती है, कंट्रोल करती है और मैनेज करती है बाय दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारी सेंटर गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमेशा एंड हमेशा सोशल वेलफेयर और एक बैलेंस रीजनल ग्रोथ बना के चलना, सारी की सारी की इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, एक इक्विटी लेके आना सबके अंदर। एक जो ये इनकम डिफरेंसेस है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, इसको कम करना हमारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस या गवर्नमेंट का काम होता है। समझ में आया। अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस को चलाने के लिए हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर, है ना। तो 1947 के बाद हमने ये देखा कि देश को चलाने के लिए अब सरकार बनेगी। तो देश को चलाने के लिए सरकार तो बन गई, इंडस्ट्रीज को बेटर बनाने के लिए उस टाइम एक फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया हमारे इंडिया के अंदर, जो था इन 1948। देन आपसे एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, फर्स्ट पॉलिसी रिजोल्यूशन आपका कब आया था, जो आया था आपका 1948 के अंदर। जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट ओनली। ओके लेट्स स्टार्ट। मे बी मेरी वीडियो आप लोगों को अब नहीं दिख रही है ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, बट इट्स ऑल राइट, हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारा आया था 1956 के अंदर। समझ में आया। दोनों एमसीक्यू बन सकते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मैडम 1948, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मैडम 1956, आपको ये याद रखना है। साथ ही एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी कब आई थी मैम 1991 के अंदर, जो आपको इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी सारी पढ़ने को मिलेगी। समझ में आया यहाँ तक। अब आ जाओ प्राइवेट एंटरप्राइजेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। पिछली क्लास में हमने बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस के टाइप पढ़े थे, अब पढ़ेंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेस के क्या क्या टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको रेलवे है। रेलवे से ही मैं पूरा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आपको समझाने वाली हूँ। अब रेलवे इज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आपकी ना सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइजेस की, जो डायरेक्टली ऑन करी जाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। देखो गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, यस, गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्री होती हैं। तो एक मिनिस्ट्री के अंडर हम कुछ एक्टिविटीज करना स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट भी वो मिनिस्टर ही करेगा। तो वो आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पार्ट बनती है। आपने देखा है मैडम रेलवे मिनिस्टर, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, आपने और ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं। तो हर एक मिनिस्ट्री की अपनी अपनी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं। हर मिनिस्ट्री की अपनी अपनी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है। रेलवे का एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, समझने के लिए समझाने के लिए बहुत इजी रहेगा।
तो मैडम, क्या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर जितनी भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं? मैं कहूंगी यस। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर सारे वर्क करने वाले एम्प्लॉय, रेलवे के अंदर जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने जाते हैं, कंप्लीटली गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने जाते हैं। समझ में आया? बट एक पॉइंट और याद रखना, इट हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट उस बच्चे को जरूर पता होगा जिसने मेरी पुरानी क्लास देखी है, सेकंड चैप्टर वाली वीडियो देखी है। देखो, मेरा काम आप लोगों को पढ़ाना है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मेरे को ये पता है कि क्लास के अंदर हर 10 मिनट के बाद 10% बच्चे लीव कर जाते हैं। जो लास्ट तक बचते हैं सीखते भी वही हैं, समझते भी ये वही हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना सीखना चाहते हो, कितना समझना चाहते हो। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, अभी दोबारा बताती हूँ। सेपरेट लीगल एंटिटी आपकी वहां देखने को मिलती है जहां आपकी ऑर्गेनाइजेशन एज ए पर्सन ट्रीट करी जाती है। कंपनी का एग्जांपल ले लो, कंपनी एक तरीके की आपकी आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या मिनिस्ट्री के अंदर कभी भी आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। मतलब कि मिनिस्ट्री का नुकसान मतलब गवर्नमेंट का नुकसान। लेकिन अगर सेपरेट लीगल एंटिटी होती तो मैं ये कहती मिनिस्ट्री का नुकसान का मतलब गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ही ये निकलता है आपका कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब कंप्लीट लाइबिलिटी होल्ड करेगी मिनिस्ट्री। नुकसान होगा तो पूरा का पूरा नुकसान आपका मिनिस्ट्री या वो मिनिस्टर ही उठाएगा। समझ में आया इतना पार्ट? कुछ इसके फीचर्स देख लेते हैं फॉर द बेटर क्लैरिटी। गवर्नमेंट ऑनरशिप होती है, यस मैम, एंड जो उसके एम्प्लॉय होते हैं वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, बिल्कुल सही। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बिल्कुल, और नो सेपरेट लीगल एंटिटी आ गई तो मेरी हाई लाइबिलिटी आ जाएगी या मेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी आ जाएगी। मैनेज बाय द मिनिस्टर एंड द सिविल सर्वेंट, यस। गवर्नमेंट के अंदर आपके जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उनको मैनेज आपके मिनिस्टर और आपके सिविल सर्वेंट ही करते हैं। सिविल सर्वेंट जो आपके ए ग्रेड ऑफिसर होते हैं। अगर स्टेट की बात करें, हरियाणा की स्पेसिफिक बात करें तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है जिसके अंदर हमारा सिविल सर्विसेज का एग्जाम हमें देखने को मिलता है, जिसके मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। इफ अगर आप इस टाइप के टॉपिक पे भी इंटरेस्ट रखते हैं कि मैं आप लोगों के साथ ये चीजें भी शेयर करते चलूं, तो मैं आप लोगों के लिए एक डियर स्टूडेंट की सीरीज भी बहुत जल्दी चलाने वाली हूँ, जिसमें मेनली स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम को हम एड्रेस करेंगे। आपका कोई टॉपिक है एज ए स्टूडेंट जो आप मेरे से जानना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद है फाइनेंस थ्रू द गवर्नमेंट बजट। इसको जो पैसा मिलता है वो गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी। पूरा का पूरा रेवेन्यू का सारा का सारा पैसा आपका सरकारी खजाने से ही आता है। एम्प्लॉय को सैलरी भी उसी सरकारी खजाने से ही देते हैं और कंप्लीटली गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये आपको होते हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है टू द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेशन। इस पॉइंट को ध्यान रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रेलवे की आपने अगर देखा हो तो टिकट सस्ती होती है एज कंपेयर कोई भी और ट्रांसमिशन की जब हम बात करते हैं। तो रेलवे आपकी टिकट सस्ती क्यों होती है? क्योंकि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, ना कि अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। सिक्रेसी ऑप्शन सिक्रेसी यहाँ पे आपकी देखने को मिलती है, हर चीज पब्लिकली नहीं होती। गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ सीक्रेट भी रखती है अपने पास, बट बाउंडेड बाय द गवर्नमेंट रूल एंड प्रोसीजर। जो भी इनको काम करना पड़ता है वो बाउंडेड होते हैं बाय द गवर्नमेंट रूल और प्रोसीजर, अपने हिसाब से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसी आपकी फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे
काम किया जाता है लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए, और इसके जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सरकारी है तो सरकार हर चीज को करेगी, सैलरी भी वही देगी, गवर्नमेंट के बजट में भी वो सारी चीजें आती हैं। समझ में आया? अब इसके कुछ फायदे और नुकसान देख लेते हैं। गवर्नमेंट आपकी है तो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस या डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस को बनाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उसके लिए हमें जो भी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत है वो गवर्नमेंट को ही कंप्लीट करनी होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा सा इशू नहीं आता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और वेलफेयर पर फोकस किया जाता है। सीक्रेसी देखने को मिलती है इन द नेशनल इंटरेस्ट सेक्टर की, हमें बाहर बहुत ज्यादा चीजें रिवील करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने प्राइवेट एंटरप्राइजेस में कंपनी का देखा था, कंपनी के अंदर सीक्रेसी रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बड़े स्केल पर काम होता है और शेयर्स की फॉर्म में काम होता है, एक सिंगल ऑनर नहीं होता। साथ ही कंपनी एक्ट के अंडर ये भी बताया है आपको, ईयरली अपनी सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिकली दिखाना पड़ता है। लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए कोई इस तरीके की बाउंडेशन नहीं है। रिलायबल है, कॉन्टिन्यूस सर्विस ये आपकी प्रोवाइड कर सकता है। गवर्नमेंट एंटरप्राइज है तो दिस इज रिलायबल, ट्रस्ट वर्थी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि सरकार रेलवे के अंदर आपको कहेंगे जी नौकरी देंगे और वो आपको सैलरी ही ना दे, ऐसा नहीं होता है। पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से बढ़िया काम होता है। हाँ, रियलिटी कुछ और होती है, वो एक अलग बात है, हम यहाँ रियलिटी फैक्ट चेक की बात नहीं करेंगे। गॉट इट? डिसएडवांटेजेस क्या है? अब गवर्नमेंट का है तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहती है, एफिशिएंसी नहीं रहती है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, जिस वजह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, डिसीजन लेने में काफी डिले हो जाता है, फाइनेंशियल डिपेंडेंट होते हैं आप कंप्लीटली बजट के लिए। बजट में जितना गवर्नमेंट ने पैसा एलोकेट किया उसी के हिसाब से आपको अपना काम चलाना पड़ता है। समझ में आई फर्स्ट फॉर्म? सेकेंड फॉर्म है आपकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आपकी वो कॉर्पोरेशन होती है जो बनाई तो गवर्नमेंट के थ्रू ही जाती है, बट इनको बनाने के लिए एक लॉ पास होता है और उस लॉ के तहत जो ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया जाता है उनको स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लो आपके यूजीसी। अभी सारे स्कूल में हो, 12th कंप्लीट करोगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे तो यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो एक तरीके की स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। पब्लिक एंटरप्राइज है, क्रिएटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेशन। स्पेशल एक्ट या स्पेशल लॉ पास किया जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को बनाने के लिए। मैडम क्या इनके एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती हैं? नो, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है वो टोटली गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होती हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना। इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी आपको देखने को मिलती है, जो भी इसको मैनेज कर रहा है वो पर्सन अलग है और जो एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अलग है। तो जो भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होगी ये सारी की सारी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। फीचर्स देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कैन ऑन प्रॉपर्टी स्यू एंड बी स्यूड। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ही ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग और मैं मैनेज करने वाला हूँ, मेरा काम मैनेज करने का है, तो मैं बहुत ज्यादा एक बर्डन या अपनी लाइबिलिटी अराइज नहीं करता हूँ यहाँ पे। ऑनरशिप गवर्नमेंट की होती है बिल्कुल, बट एंजॉय ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। ऑनरशिप तो गवर्नमेंट की है लेकिन ऑटोनॉमी इंजॉय कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, जिसकी वजह से फास्ट वर्क होता है एज कंपेयर टू द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इंडिपेंडेंट होते हैं फाइनेंस से, अपने हिसाब से अपना फाइनेंस रेज कर सकते हैं, कंप्लीटली गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होते हैं। एम्प्लॉयज जो है वो सिविल सर्वेंट मतलब सरकारी नवाब नहीं होते हैं इनके। जितने भी आपके स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज कभी भी आपके कंप्लीटली सरकारी एम्प्लॉय नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ पाओगे अगर आपके नियर बाय कोई होगा तो। लाइफ इंश्योरेंस LIC, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
फूड कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया, इन सारों के अंदर अगर आपका कोई नॉन है, इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड द एनसीईआरटी, ये सारी की सारी आपकी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम सर्विस प्रोवाइड करके कॉमर्शियल एफिशिएंसी भी लेके, सर्विसेज तो देनी ही देनी है लेकिन अब यहाँ एफिशिएंसी की भी बात होती है। समझ में आया? बजट जो गवर्नमेंट पेश करती है उसके अंदर इनका कुछ भी नहीं होता है, इनका कोई सीन नहीं है बजट में। अपना काम खुद करो और अपना पैसा कमाओ और पैसा लगाओ। एडवांटेजेस देखो, मोर ऑटोनॉमस, फ्लेक्सिबल होते हैं बिल्कुल। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कंपेयर में। अदरवाइज ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जीरो होती है, कम होती है, ये कह सकते हो। इंडिपेंडेंट है फाइनेंस से, अगर एफिशिएंट ऑपरेशन करोगे तो आपके पास अपने आप ही पैसा आता रहेगा और आप उस पैसे को लो और फिर अपने इन्वेस्ट करो। हमें बताने की, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, ना हम आपको देंगे ना हम आपसे लेंगे। क्विक डिसीजन पॉसिबल है क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस थोड़ा सा कम रहता है, और बैलेंस बनाती है ये कि बिजनेस की एफिशिएंसी भी हो और पब्लिक वेलफेयर भी हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इट मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द पब्लिक वेलफेयर एंड द बिजनेस एफिशिएंसी। समझ में आया? डिसएडवांटेज देखो, स्किल थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो पॉलिसीज मैटर करेंगी। पॉलिटिकल प्रेशर आता है अपॉइंटमेंट के लिए कि अपॉइंट करो, आपके पास स्टाफ नहीं है वगैरह वगैरह। लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव रहता है कि आपका ज्यादातर, देखो है तो गवर्नमेंट लेकिन फिर भी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम रहती है। बेशक से ऑटोनॉमस कंट्रोल है पर मेनली कंट्रोल गवर्नमेंट का है, तो इस वजह से प्रॉफिट मोटिव थोड़ा सा कम होते हैं। वेलफेयर वाला और वे एफिशिएंसी वाला थोड़ा वेलफेयर की तरफ फिर भी फोकस ज्यादा रहता है, झुकाव थोड़ा वेलफेयर की तरफ रहता है इनका भी। चांसेस है कॉपरेशन हो या मिसयूज हो पावर का, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर रही है तो करप्शन और पावर का मिसयूज होना तो लाजमी है। लेस अकाउंटेबिलिटी है एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इनको बहुत ज्यादा अपनी अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी बताने की या दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज गवर्नमेंट इनको कोई बजट एलोकेट नहीं करती है, तो गवर्नमेंट ये भी नहीं कह सकती कि आपको अकाउंटेबिलिटी है, आपको जवाब देना पड़ेगा। समझ में आया? नेक्स्ट है आपकी पीएसयू, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग। पीएसयू मेनली आपकी 3 टाइप से डिवाइड है, वैसे ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके बुक का कंटेंट नहीं है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीएसयू 3 टाइप की है, मिनी रतन, महारतन और नवरतन। ये जो मिनी रतन, महारतन और नवरतन डिवाइड है, ये डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उस हिसाब से उसका फिर नाम रखा जाता है। महारतन ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ऑन और कंट्रोल तो करी जाती है आपकी गवर्नमेंट के अंडर, उसके गवर्नमेंट का जो शेयर्स है वो 51% या उससे ज्यादा होता है। मिनिमम टू मिनिमम 51% गवर्नमेंट का शेयर होना चाहिए। पीएसयू को मेनली प्रमोट किया जाता है फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि बेटर तरीके से चीजें जनरेट हो सके। इसमें एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी मेन फोकस होता है और रीजनल इंश्योरेंस और डेवलपमेंट भी इसका मेन फोकस होता है। जितनी भी पीएसयू है उनको कंट्रोल किया जाता है बाय द कंपनी एक्ट 2003, ये ध्यान रखना। फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि बेटर क्लैरिटी मिले। फर्स्ट फीचर है कि मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट का होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी देखने को मिलती है, अगेन स्टार मार्क कर लो। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कि आपकी लाइबिलिटी यहाँ पे कम रहती है एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्रिएटेड अंडर द कंपनी एक्ट और स्पेशल रेजोल्यूशन एक्ट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और कंपनी एक्ट, ये दोनों ही इनके अंदर वर्क कर सकती हैं। कॉम्बिनेशन है आपका कि आप एफिशिएंसी भी करो, सोशल वेलफेयर भी करो।
मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और अपॉइंटमेंट होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गवर्नमेंट के थ्रू। देखो मेन जो पर्सन होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये देखा गया है कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोलिंग फिर थोड़ी सी ज्यादा रहती है। पब्लिक के लिए अकाउंटेबिलिटी है, या उस पार्लियामेंट के लिए, उस स्टेट लेजिस्लेशन के लिए इनकी अकाउंटेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है, और उस मिनिस्ट्री के लिए भी इनको अकाउंटेबल रहना पड़ता है जिसके अंदर आपकी पीएसयू वर्क कर रही हैं। एडवांटेज देख लो, बैलेंस रीजनल ग्रोथ होती है, बिल्कुल जनरेट कर सकते हो आप लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट को, एक फेयर प्राइस पे आपको चीजें देखने को मिलती है। एग्जांपल देखो फेयर प्राइस से फिर याद रहेगा, जैसे आपकी ऑयल है, पेट्रोलियम की ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी की सारी आपकी पीएसयू का पार्ट बनती हैं। प्रिवेंट करना है, करते हैं प्राइवेट मोनोपोलीज को, क्योंकि प्राइवेट मोनोपोलीज क्या करती है, फिर अपने मनपसंद का प्राइस चार्ज करती हैं, और पर्सन्स को वो जरूरत की चीज होने के कारण खरीदना भी पड़ता है। तो जब हमारी पीएसयू आ जाती है तो प्राइवेट मोनोपोलीज से प्रोटेक्शन मिलती है, सपोर्ट मिलता है, हमारा एक गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस होता है, बेटर सर्विस एज ए गवर्नमेंट हम फिर दे पाते हैं आम नागरिक को, आम जनता को। स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर भी बेटर वर्क होता है। डिसएडवांटेज क्या, देखो तीनों के अंदर डिसएडवांटेज एक तो सेम रहेगी, ब्यूरोक्रेसी के कारण डिले होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर क्रिएट करती है, लेस एफिशिएंसी होती है कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। ये जो आपके डिसएडवांटेजेस हैं ये मेनली आपको तीनों के अंदर ही देखने को मिलती है जो अभी तक हमने पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है मैम? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यस, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस यस, एंड द लास्ट वन इज जो हम करंटली पढ़ने लग रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं फटाफट बता दो मैडम? पीएसयू, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स। समझ में आया यहाँ तक? आगे देखो, आगे है आपकी ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर ही आपकी एक टाइप आएगी आगे, जॉइंट वेंचर। ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या है? ग्लोबल एंटरप्राइजेस आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक कंट्री में रहते हुए दूसरी कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को परचेज या सेल करती है या मैन्युफैक्चर करती है, तो उन एंटरप्राइजेस को ग्लोबल एंटरप्राइज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कहा जाता है, या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच आर वर्क मोर देन वन कंट्री। हेडक्वार्टर एक नेशन के अंदर होता है जिसमें उनका हेडक्वार्टर है, उसको होम कंट्री बोला जाता है। जहां तक वो ऑर्गेनाइजेशन फैली हुई है, उनका काम फैला हुआ है, उस सारी कंट्रीज को होस्ट कंट्री बोला जाता है। देखो कंसेप्ट क्या है मैडम होम कंट्री का और होस्ट कंट्री का? होम कंट्री का मतलब है बेटा वो कंट्री जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है, या जिस कंट्री के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। वहीं पे होस्ट कंट्री क्या होती है? होस्ट कंट्री मैडम वो कंट्री होती है जहां तक हमारा एक उस कंपनी का ऑपरेशन फैला हुआ है, जहां जहां वो कंपनी काम करती है, वो सारी की सारी होस्ट कंट्री के अंदर आ जाती हैं। एग्जाम्पल से आप बहुत जल्दी समझ जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट है, कोका कोला है, सैमसंग है, एक्सेट्रा। अब ध्यान ये रखना, ऑपरेट करती है होम कंट्रीज में और कंट्रोल होता है अगेन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जिसको आप मेजर ऑन फॉरेन एफिलिएशन भी कहा जाता है। ये MOFA की फुल फॉर्म याद रख लेना। MOFA की फुल फॉर्म क्या है? मेजर ऑन फॉरेन एफिलिएशन। क्लियर यहाँ तक? आगे आ जाओ इसके फीचर्स पे। फर्स्ट है आपका ह्यूज साइज एंड रिसोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पैसे की कमी कोई नहीं होती है, तो बहुत बड़े स्केल पे ये हमेशा काम करती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो हर कंट्री के लिए हेल्पफुल है, वहां पे जहां भी जाएंगे उनके जिस भी कंट्री के अंदर ये वर्क करेगी वहां पे वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है। सो इट्स ए गुड पार्ट। नेक्स्ट सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, जो भी आपका होम कंट्री है वहां पे मेन कंट्रोल होता है, बाकी सारी ब्रांचेस आपकी वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती है। एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टूल्स का यूज करती है, कैपिटल इंसेंटिव मेथड का ज्यादातर यूज करती है, जिससे नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जहाँ पे काम हो रहा है तो एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट ही ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, लाइक जैसे हमने कंपनी में देखा था।
तो ये उस कंपनी की भी एक एक्सटेंडेड वर्जन है। कंपनी कौन सी मैडम? जो चैप्टर 2 के अंदर पढ़ी थी। यस। क्वालिटी कंट्रोल पे मेनली ध्यान दिया जाता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं बाकी नेशंस में भी अपने सामान को भेजना है। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी कंट्रोल पे हमेशा ऐसी ऐसी एमएनसी ध्यान दे के चलती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनका कॉन्टिन्यूस रहता है, कॉन्टिन्यूस कोई ना कोई चीज वो इनोवेट करती है। हैवी इन्वेस्टमेंट ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर करती है। यही से ही नए नए पॉइंट और नए नए आपके फीचर्स और नई नई टेक्नोलॉजी निकल के आती है। एक काम को करने के नए नए मेथड डेवलप करने में ये पूरी सक्षम होती है, पूरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होती है। ब्रांड वैल्यू ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, काफी ज्यादा रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इनको माना जाता है। समझ में आया? अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगेन देख लेते हैं। एडवांटेज तो क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है अलग अलग कंट्रीज में, क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है लार्ज स्केल पे हर जगह पे, बूस्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट्स को। ईजी है, आई डोंट थिंक सो ऐसा बहुत डिफिकल्ट कोई पॉइंट है जो एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर भी आपको कोई पॉइंट लगता है तो प्लीज़ कमेंट में करके कमेंट मुझे ज़रूर किया करो। क्लास कैसी लगती है वो ज़रूर बता के जाया करो, ताकि मुझे भी चीज़ें समझ में आए, मुझे भी पता चले कि एक्चुअली में मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और हर क्लास को लास्ट तक देखते हो तो अपना सजेशन ज़रूर दिया करो, और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर ही दिया करो, क्या ही जाता है तुम्हारा, है ना? आगे आ जाओ। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस में एक्सप्लॉइट करते हो होम कंट्री के रिसोर्सेस को, रिप्रेशन आती है आपकी प्रॉफिट की, और आप उसको बूस्ट करते हो अलग अलग कंट्रीज के अंदर, प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हो। पर इसकी सबसे मेन डिसएडवांटेज ये आती है कि छोटी छोटे इंडस्ट्रीज इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के सामने नहीं टिक पाती, स्मॉल इंडस्ट्रीज को या लोकल मार्केट को ये किल कर देती है। कल्चर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, वेस्टर्नाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आनी पड़ती है, और इकोनॉमिक के लिए डिपेंड होना पड़ता है फॉरेन फर्म पे, या बाहर के कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ से फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज करना एंड ऑल, वो थोड़ा सा हेक्टिक पार्ट आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी पॉइंट है, ध्यान से नहीं, इसके बाद एक पॉइंट और है, आई थिंक, वेट लेट मी चेक। हाँ, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज, 2 पॉइंट रहते हैं, बस फटाफट सुनते समझते चलना, डाउट आए तो पूछ लेना। जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर आपका एक तरीके का ऐसा बिजनेस है जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा कंपनी एक साथ आती हैं, मिलती हैं, एक न्यू बिजनेस को फॉर्म करती हैं, और उनकी ऑनरशिप, आपकी ऑनरशिप भी मिल जाती है, कंट्रोल हो जाता है, रिसोर्सेज भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेनली जो जॉइंट वेंचर आपका किया जाता है वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकता है, और वो लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा। मारुति सुजुकी आपने सुना होगा, मारुति इंडिया की कंपनी थी, सुजुकी जापान की कंपनी थी, दोनों ने जॉइंट वेंचर किया और अपने बिजनेस को और बड़े स्केल पर लेके गए। सेकंड एग्जांपल दे तो टाटा एंड स्टारबक्स, टाटा इंडिया की कंपनी थी, स्टारबक यूएसए की कंपनी थी, सेम तरीके से दोनों ने मिलकर काम किया, एक जॉइंट वेंचर किया और अपने बिजनेस को बढ़ाया। मेन मोटिव जॉइंट वेंचर का यही होता है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, रिसोर्सेस को और एनहेंस करना, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से काम को करना। फीचर्स देखो, जॉइंट वेंचर के लिए 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज या फर्म एक साथ आती हैं, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट शेयर करती हैं, हमेशा सेपरेट लीगल एंटिटी रहती हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी। मारुति सुजुकी अलग है और मारुति का ऑनर या सुजुकी का ऑनर अलग है, इसीलिए लाइबिलिटी हमेशा ऑनर पे लिमिटेड आपको देखने को मिलती है। जॉइंटली कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपके पास कैपिटल थोड़ी सी और रिसोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं। रिस्क और प्रॉफिट शेयरिंग आपको देखने को मिलती है, प्रॉफिट शेयर करोगे तो ऑफ कोर्स रिस्क भी शेयर करना पड़ेगा। दे में भी टेम्परेरी और परमानेंट, टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी। टेम्परेरी आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक साथ आए, अपना काम किया। परमानेंट भी हो सकता है आपका कि बिजनेस बहुत, जो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया आपको उसी के अंदर एक पोटेंशियल ज्यादा दिखने लग गई और परमानेंट आपने अपने बिजनेस को बढ़ा दिया।
ऑफन ज़्यादातर आपको डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनी कंबाइन होती हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में ये है कि एक्सेस करती है एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंट्री करती है फॉरेन और ग्लोबल मार्केट के अंदर, बिल्कुल बढ़िया। शेयर करते हैं अपना सेम रिस्क एंड कॉस्ट को, ठीक है। कंबाइन कर लेते हैं एक्सपर्टाइज पावर। देखो जो भी पहले की कंपनीज थी वो एक्सपर्ट थी अपने अपने काम में। जब एक्सपर्टाइज पावर कंबाइन हो जाती है तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजीज और आपका इनोवेशन बेटर हो सकती है। सो इट्स द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी यहाँ पे एक्सपर्टाइज ज्यादा देखने को मिलती है, जिससे एनकरेज किया जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनकरेज होती है इन दैट मैनर कि जॉइंट वेंचर के अंदर एक आपकी डोमेस्टिक और एक फॉरेन कंपनी भी होती हैं, ताकि फॉरेन कंपनी को एक स्मॉल डोमेस्टिक कंपनी के साथ मर्ज होके अपने बिजनेस को और बढ़ावा दे सके वो। लाइक आपकी एक कंपनी है जो इंडिया के अंदर वर्क कर रही है, दूसरी एक कंपनी है जो ऑलरेडी 5 कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है। तो अब ये जो कंट्री 5 कंपनी जो ये कंपनी है जो 5 कंट्री के अंदर वर्क कर रही है, इसने इंडिया की किसी छोटी सी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया, तो अब इस कंपनी की भी ग्रोथ होगी। 5 की जगह अब ये 6 कंट्री में काम करने लग गई, और जो इंडिया की छोटी सी कंपनी थी इसको एक एक्सपर्टाइज मिल गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई इनकी। समझ में आया? डिसएडवांटेजेस देखो, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि एक पावर स्ट्रगल आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अब एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करती है, तो उस तरीके से कल्चरल डिफरेंसेस का भी इशू आपका आता है। प्रॉफिट शेयर होता है तो वो थोड़ा सा, जब प्रॉफिट आता है ना तब सबको बहुत बढ़िया लगता है, जब वो शेयर करना पड़ता है तो थोड़ा सा एक रहता है माइंड के अंदर कि मेहनत तो हमने करी। तो यहाँ पे आपकी एक लिमिटेड ऑटोनॉमी या देखने को मिलता है, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर सकते हो, दोनों को अब मिलकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा। समझ में आया? बहुत मुश्किल नहीं है चीजें, बहुत इजी है, तुम्हारा काम बस चुपचाप सुनने का है। सुनते चलो, समझते चलो, जहां डाउट आ जाए वहां पूछते चलो। चलिए आगे चलते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है? ये एक ऐसा वे है जहां पे पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट जो है वो कंबाइन कर लेती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विद द प्राइवेट कंपनीज, जिससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सके, एक स्पेशलिटी और एक्सपर्टाइज पावर मिल सके, काम करने की एफिशिएंसी ज्यादा हो सके। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के अंदर आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जो जिसका एक जॉइंट वेंचर हुआ था जापान की कंपनी के साथ। समझ में आया? जितने भी आपका बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है। फीचर्स देखते हैं। कोलेब्रेशन होता है गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का, बिल्कुल। इन शेयर्ड इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल दोनों कंट्रीब्यूट करती है, सरकार भी और आपकी प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी। रिस्क भी शेयर कर लेते हैं, रिस्क थोड़ा सा कम, रिस्क शेयर करते हैं तो रिस्क कम भी हो जाता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये हमेशा 15 साल 20 साल 30 साल 50 साल हमेशा लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सर्विस ओरिएंटेड बनाने का मेन मोटिव होता है, क्योंकि जहाँ पे एक सरकार आ गई वहां पे प्रॉफिट पे कम और सोशल वेलफेयर पे और सर्विसेज बेटर मिले, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के लिए रहती है, क्योंकि ये एक सोसाइटी को सर्व कर रही हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू। समझ में आया? सेम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज में तो सबसे पहला यही है कि मोबिलाइज हो जाती है आपकी प्राइवेट कैपिटल फॉर द पब्लिक प्रोजेक्ट। आपकी जो प्राइवेट कैपिटल थी उसको आप मूव कर सकते हो पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए, वो आपके एथिकल वैल्यूज के बेस पे भी बेटर होगा कि आप अब सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो। नेक्स्ट है आप ब्रिंग करते हो एफिशिएंसी को, टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को। यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी भी बेटर होती है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती है, इनोवेशन भी होती है। सो बेस्ट मॉडल है अगर इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि ये दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होती है। एंड ऑफ कोर्स आम जनता के लिए भी ये काफी हेल्पफुल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऐसी मानी जाती हैं।
नेक्स्ट रिड्यूस हो जाता है गवर्नमेंट का बर्डन और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एक हेल्प के तौर पे एक बेटर चीजें देखने को मिल जाती हैं। फास्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन है क्योंकि दोनों एक साथ काम करते हैं, सरकार को अगले साल दोबारा सरकार बनानी है अपनी, इसलिए वो ये चाहेगी कि जल्दी जल्दी काम हो और वो जल्दी से जल्दी उनको प्रोजेक्ट एलोकेट करती जाती है। क्वालिटी वर्क यहाँ पे आपको देखने को ज्यादा मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है कि रिस्क रहता है, हाई कॉस्ट ऑफ यूजर, लाइक आपकी टॉल है या वैसे दिल्ली का ही मेट्रो स्टेशन का ही ले लो आप एग्जांपल, तो हाई कॉस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। दे में लीड की वहां पे आप प्राइवेट मोनोपोली, क्योंकि देखो सरकार ने तो आपके साथ पार्टनरशिप करी है, मैनेजमेंट ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादातर आपकी प्राइवेट एंटरप्राइजेस ही करती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट से ही आपकी एफिशिएंसी डिटरमाइन होती है। जब मैनेजमेंट वो कर रही है प्राइवेट एंटरप्राइज, तो देयर में भी चांसेस की प्राइवेट मोनोपोली यहाँ पे आपकी बढ़ती जाए। कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल जाता है कई बार सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मोटिव में, ये ज्यादातर जो आपकी ये कह सकते हैं गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आपको ये ज्यादा देखने को मिलता है। ये एक तरीके का कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट भी हो सकता है जिसमें डिले होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, और इसके अंदर हमेशा संक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ये पॉइंट भी ऐड कर लेना। ऐसा डिसीजन है जिसको रिवर्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के इश्यू भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। समझ में आया? ये था हमारा आज का प्यारा सा छोटा सा चैप्टर मेरे गुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए। अगर समझ में आया है तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया वो पूछना जरूर। एट लास्ट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू स्टे इन क्लास एट लास्ट। थैंक यू।